हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सेरेडमी 2.0 पर। आज का जो सेशन होगा वह 2022 के छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि 5 जून को प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है 2022 की। और उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये आप लोगों के लिए एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। इस चैनल की शुरुआत हम लोग स्ट्रेटजी से ही करेंगे और स्ट्रेटजी को थोड़ा अलग तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। जो अभी तक आप लोग बना रहे थे उस ढर्रे से बाहर निकलना पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षा 2021 हो चुकी है और उसके बाद ये चुनौती है कि कैसे प्रारंभिक परीक्षा में सफलता को सुनिश्चित की जाए। अभी तक स्ट्रेटजी हम लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाते थे, यानी कि अगर हमारे पास 6 से 8 घंटे हैं तो हम उस हिसाब से स्ट्रेटजी बना लिया करते थे। लेकिन स्ट्रेटजी बनाते समय हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है कि हमारा असली कॉम्पिटिटर है कौन। और अगर ये बात हमें पता चल जाए तो स्ट्रेटजी उसी हिसाब से हमें बनानी होगी। हर साल 700 से 800 छात्र सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होते हैं, तो क्या उन छात्रों के हिसाब से हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए? यस। यानी कि आपको इंडिया का सबसे बेस्ट ऑब्जर्वर बनना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज, जो छात्र सेलेक्ट हो रहे हैं आजकल, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। तो मालूम चलेगा उनकी पढ़ने की स्टाइल अलग है। कुछ लोग पहले से ही सिलेक्टेड है सिविल सर्विसेज में, और अगर सिलेक्टेड हैं तो यानी कि वो आपसे आगे हैं, और 6 से 8 घंटे की पढ़ाई में कुछ होने वाला नहीं है। यानी कि हमें अपनी पढ़ाई को स्मार्ट स्टडी के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम लोग घंटों में तो पढ़ाई करते हैं लेकिन स्मार्ट पढ़ाई नहीं करते हैं, और उसी अकॉर्डिंग हम लोग पूरी स्ट्रेटजी को 2022 की बनाएंगे। यानी कि हमारे असली कॉम्पिटिटर कौन है? जो पहले से सेलेक्टेड लोग हैं, यानी कि उनकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, उनकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी है, उनका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। इस आधार पर हमें वो क्वालिटी अभी से डेवलप करनी होगी, और इसी आधार पर मैं आप लोगों के लिए मेंस 2022 की स्ट्रेटजी आप लोगों को कंप्लीट बताने जा रहा हूं। और इस स्ट्रेटजी को ध्यान से आप लोग सुनने की कोशिश करिएगा कि आपके पास मात्र 8 महीने बचे हुए हैं, और इन 8 महीनों में अपना 100% आपको देना है। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं लाइफ 10 कोड के माध्यम से। लाइफ 10 कोड जो है आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं अनअकैडमी पर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा, ताकि हम साइंटिफिक अप्रोच के साथ पढ़ाई कर सकें। क्या हमें अपनी स्टडी मटेरियल को बदलने की ज़रूरत है? क्या हमें बुक्स को बदलने की ज़रूरत है? तो मालूम चलेगा नहीं, बुक्स को बदलने की ज़रूरत नहीं है। बुक्स को पढ़ने का तरीका हमें चेंज करना होगा। दूसरा, हमें यह ध्यान रखना होगा कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है। अगर न्यूज़पेपर पढ़ना है तो कौन सा पढ़ना है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है न्यूज़पेपर को। फिर हमें आंसर राइटिंग भी देखनी होगी। इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स पर भी आज हम लोग बातचीत करेंगे। यानी कि जो हमारा पूरा डिस्कशन होने वाला है वो ओवरऑल 2022 की स्ट्रेटजी को लेके होने वाला है। अगर हम अपने कॉम्पिटिटर की बात करें तो यानी कि उन्होंने मेंस लिखा हुआ है, पहले से इंटरव्यू दे चुके हैं, और उनके पास आपसे ज़्यादा अनुभव है, आपसे ज़्यादा समझ है। तो हम अपनी समझ को कैसे डेवलप करें, इसके लिए मैं आपको बहुत सारी बातें बताना जा रहा हूँ। अभी तक हम लोगों की एक खूबसूरत आदत रही है कि वीडियो लेक्चर्स देख लिया और उसके माध्यम से नॉलेज ले लिया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हम लोग बुक्स पढ़ने की हैबिट है? क्या ये हैबिट हमारे जीवन में है? तो मालूम चलेगा नहीं, हैबिट तो नहीं है। अगर हैबिट नहीं है तो फिर कैसे हम सिलेक्शन को प्राप्त करेंगे? ये दिमाग में आनी चाहिए बात। और मैं आपको बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज बताऊंगा जो आपको GS 1 2 3 4 में फॉलो करना है। दूसरी बात ये होगी
कि क्या हम सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं सिविल सर्विसेज के मेंस का। अगर नहीं समझ पाते हैं तो यानी कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, यूपीएससी को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। तो अगला लेक्चर हमारा जो है GS1 के सिलेबस को डिकोड करने के लिए यानी कि समझाने के लिए होगा। फिर उसके बाद जो है हम GS पेपर 2, GS पेपर 3, GS पेपर 4 इन सभी का एक्सप्लेनेशन आपके सामने लेकर आएंगे। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए पहले हम लोग प्रमुख बात करेंगे कि हम लोग किन किन रिसोर्सेज को फॉलो करेंगे। और आप लोगों की सबसे बड़ी खराब आदत अभी तक ये रही है कि हम लोग टाइम ड्यूरेशन में पढ़ाई करते हैं। जैसे हमने डेली रूटीन बना दिया कि 6 से 8 पढ़ना है, 6 से 8 पढ़ना है, फिर 8 से 10 पढ़ना है। ऐसा आप लोगों ने टाइम के हिसाब से अपने आप को बांट दिया है, यानी कि अपने आप पर आपने साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल दिया है। अब अगर ऐसी स्थिति में आप पढ़ाई ना कर पाए, इस टाइम ड्यूरेशन में अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो आपको थोड़ा अंदर से क्या होगी, बेचैनी होगी, और आने वाला समय भी आप सोच सोच कर खराब कर देंगे। इसलिए आपको इस आधार पर स्ट्रेटजी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। आपको स्ट्रेटजी अपने समयानुकूल बनानी है कि आपको 8 घंटे डेली पढ़ना है, हाँ तो पढ़ना है। और ये डिसाइड कर लीजिए कि हमें इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है। अब मुझे एक और चीज़ पूछना है आप लोगों से कि क्या आप आज से 8 घंटे पढ़ेंगे तो क्या आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी? और आप अभी 2-3 घंटे पढ़ते हैं और अचानक से 8-10 घंटे पढ़ने को बोल दिया जाए तो क्या ये एक बहुत आसान प्रक्रिया होगी? नहीं। मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिसे आप लोग फॉलो करेंगे। मान लेते हैं कोई छात्र अभी 2 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है, अभी आज की डेट में 2 घंटे पढ़ रहा है। अगर वो प्रतिदिन प्रतिदिन अगर 10 मिनट बढ़ा रहा है, 10 मिनट डेली, यानी कि आज 2 घंटे, फिर अगले दिन 2 घंटे 10 मिनट, और फिर अगले दिन 2 घंटे 20 मिनट, यानी कि अगर हम 30 दिन में मल्टीप्लाई करेंगे 10 का तो ये 300 मिनट हो जाएंगे। 300 मिनट हो गए, यानी कि 5 घंटे, यानी कि 1 महीने में आपने कितना सुधार कर लिया, 5 घंटे का। और आपकी हैबिट कितनी हो गई, 7 घंटे पढ़ने की। लेकिन आप अचानक से ऐसा करने लगेंगे कि जिसको पढ़ने की हैबिट ही नहीं है वो अचानक से 5-5, 6-6 घंटे पढ़ने लगेगा। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो आपको इसी अप्रोच को फॉलो करना है। फिर धीरे धीरे आपको जिस हिसाब से जितना टाइम देना है सिविल सर्विसेज को, उस हिसाब से कंसिस्टेंसी से बढ़ा लीजिए। यानी कि आपको पता चल गया कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर मैं आप लोगों को एक और फॉर्मूला बताता हूँ जो आप लोगों को सिविल सर्विसेज की जर्नी में डेफिनेटली सेलेक्ट कराएगा, और ये है मेरा फॉर्मूला RWR का। क्या है फॉर्मूला? पहला स्टेप होगा आपका रीडिंग का। यानी कि आपको पहले पढ़ने की आदत डालनी है। किसी भी प्रकार से पढ़ सकते हैं, आजकल तो माध्यम कुछ भी हो सकता है, वीडियो लेक्चर भी हो सकता है और बुक्स भी हो सकती है, ठीक है। तो यानी कि पहले आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लानी है। और आज के समय में वीडियो लेक्चर से कुछ नहीं होगा, आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी ही पड़ेगी। टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तभी आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी, और जिसकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी वही कॉम्प्रिहेंशन को भी सॉल्व कर पाएगा, और वही GS पेपर 4 में केस स्टडी को समझकर कम समय में ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ उत्तर लिख पाएगा। तो ये पहला स्टेप हो गया जिसे आप लोग फॉलो करेंगे, रीडिंग का, किसी भी माध्यम से। फिर अगर आपने पढ़ लिया है तो पढ़ने के बाद आपको नोट्स भी तो बनाना होगा। यानी कि लिखने का W का मतलब राइटिंग, यानी कि नोट्स बनाना है और आंसर राइटिंग भी करनी है। हम में से बहुत सारे छात्र इस बात पे बिलीव करते हैं कि भाई पढ़ने की क्या ज़रूरत है, पढ़ने क्या कहते हैं, आंसर राइटिंग करने की क्या ज़रूरत है, पढ़ लिया हम एग्जाम में तो लिख ही देंगे। लेकिन आप एक बार किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ के देखिए और प्रश्न का उत्तर लिखने की कोशिश करिए।
दोनों में फ़र्क होगा। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन उत्तर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। और आंसर राइटिंग यू सिविल सर्विसेज के लिए आपको 6 महीने तो कम से कम लगेंगे। जब आप कंसिस्टेंसी से 6 महीने आंसर राइटिंग करेंगे तब जाकर आप इम्प्रूव हो पाएंगे उत्तर लेखन को लेके। तीसरा जो स्टेप होगा वो रिवीजन का होगा, यानी कि आप तीसरे चरण में रिवीजन करेंगे। पहले पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, आंसर राइटिंग कर ली और देन रिवीजन कर लिया टाइम टू टाइम। अगर आप इस स्टेप को फॉलो कर रहे हैं तो बताइए, क्या आपकी एक्यूरेसी बढ़ नहीं जाएगी? क्या आप सेलेक्ट होने से पीछे हटेंगे? नहीं। आप क्या कर रहे हैं? साइंटिफिक अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। क्या कहीं पर भी मैंने जो है ऐसा ढर्रा बताया जो प्राचीन काल का है? नहीं, हम स्कूल टाइम से बाहर निकलना है और हम साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करेंगे। समझ में आ गया इतना कि ये आपका डेली रूटीन होना चाहिए कि किस तरीके से आप अपने टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे और किस तरीके से आप जो है इस फॉर्मूले को अप्लाई करके अपनी रिवीजन को या अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर लेंगे। ये तो आपका डेली किस तरीके से आपकी जर्नी होनी चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, अगर हम एक बार मान भी लें कि आप 8 घंटे अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, 8 घंटे पढ़ भी रहे हैं। चलिए, 8 घंटे पढ़ने से होगा क्या, मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि आपको थोड़ा सा टाइम बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि समय बहुत कम है। 2022 में अगर वास्तव में एग्जाम देना चाहते हैं, 2022 में 2022 में एग्जाम देना चाहते हैं तो आप बहुत लोगों से पीछे हैं, अपने कॉम्पिटिटर से पीछे हैं। तो आपको टाइम कैसे बढ़ाना ये मैंने आपको बता दिया। टाइम तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर मान लेते हैं कि अगर आप 8 घंटे अभी दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। पहला स्लॉट आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शनल का हो सकता है, 2 से 3 घंटे। फिर दूसरा हो सकता है जीएस का, आपने कोई भी सब्जेक्ट ले लिया हो, उसके लिए 3 से 4 घंटे। और करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, 1 से 2 घंटे। तो आप देख रहे हैं कि ये 8 घंटे हो गए, 8 से 9 घंटे हो गए, इन्हीं में 8 से 9 घंटे हो गए। अब आप आंसर राइटिंग कब करेंगे, कब आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे? यानी कि इससे आपको पता चल गया कि धीरे धीरे आपको क्या करना होगा, अपने टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाना होगा। अदरवाइज आप अपने कॉम्पिटिटर से पीछे हो जाएंगे। और इतिहास वही रचता है जो भीड़ से हटकर काम करता है और स्मार्ट स्टडी करता है, साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करता है। आज समझ में आ गई। अब सिविल सर्विसेज की तैयारी में क्या होते हैं, मैक्सिमम रिसोर्सेज। 2017 में इतने रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। तो मैं आपको पहले रिसोर्सेज बता देता हूँ कि आपको किन रिसोर्सेज के माध्यम से आपको अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है। और ये जर्नी जो है ना, मेंस के हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ, मेंस के सिलेबस के हिसाब से मैंने कैटेगराइज कर लिया है और इसे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जीएस पेपर 1, जो हमारा जीएस पेपर 1 है, इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मालूम चलेगा, पहला हमारा हिस्ट्री है, दूसरा ज्योग्राफी है और तीसरा इंडियन सोसाइटी है ना। अगर हम इसको 2 नंबर बोल दें, इसको तीसरा, और इसको हम हिस्ट्री को जो है पहला। और हिस्ट्री में क्या आता है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, आर्ट एंड कल्चर। इस हिसाब से हम देखेंगे कि ये पहला सेक्शन बहुत लेंदी है हिस्ट्री का। फिर ज्योग्राफी और तीसरा इंडियन सोसाइटी। तो आप इसके लिए रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो करेंगे आप इसे देख लीजिए। और इन्हीं रिसोर्सेज को आपको क्या करना है, मैक्सिमम रिवीजन करना है। जो लोग रिवीजन से प्यार नहीं करते हैं, है ना, उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि रिवीजन कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर रिवीजन अभी नहीं किया तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी, ये चीज़ याद रख लीजिए। क्योंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, आपको फैक्ट याद नहीं आ रहे होंगे, सारी चीज़ें प्रॉब्लम करती रहेंगी।
तो पहले हम लोग ज्योग्राफी को देखने की समझने की कोशिश करते हैं। ज्योग्राफी में अगर आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं तो 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। ये अनिवार्य रूप से आपको फॉलो करना है ज्योग्राफी के लिए। इससे आपका प्री तो क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी के पढ़ने से आपका मेंस नहीं क्लियर होगा। तो मेंस के लिए आप जो है ना महेश वर्णवाल की बुक, माजिद हुसैन की बुक या परीक्षा वाणी, इन तीनों में से किसी एक बुक को फॉलो कर लीजिएगा। तीसरा, एक मैगजीन आती है जो आपको ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट दोनों में हेल्प कर सकती है। वो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भूगोल आप इस मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने इन रिसोर्सेज को फॉलो कर लिया तो आपका ये ज्योग्राफी वाला सेक्शन हो जाएगा कंप्लीट। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जिन भी छात्रों के कोई भी डाउट्स रहेंगे कमेंट सेक्शन में वो बेहिचक पूछ सकते हैं। ये आपका ज्योग्राफी का कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा, यानी कि इतने कम रिसोर्सेज में ही ज्योग्राफी की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। लेकिन रिवीजन नहीं करेंगे तो ये चीज़ें भूल भी जाएंगे और एमसीक्यू गड़बड़ हो जाएंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। अब हम लोग आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्टर पर, और वो है ज्योग्राफी का हिस्ट्री का। हिस्ट्री की तैयारी कैसे करेंगे? सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है हमारे लिए कि न्यू एनसीईआरटी पढ़ें या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें जो हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री के लिए आपको दोनों ही एनसीईआरटी पढ़नी है, न्यू और ओल्ड दोनों ही, है ना? न्यू और ओल्ड दोनों ही। ओल्ड आपको प्री एग्जाम के लिए हेल्प करेगा और न्यू जो है वो मेंस के लिए हेल्प करेगा। यानी कि यहाँ पर आपको न्यू एनसीईआरटी में एनालिसिस मिल जाएगा और ओल्ड एनसीईआरटी में आपको फैक्ट मिल जाएंगे। तो आपको ये दोनों ही चीज़ें पढ़नी है। और आप कहेंगे सर इतना ज़्यादा हो जाएगा। आप सोचिए कि 600-700 कैंडिडेट की लिस्ट में आना चाहते हैं। लाखों लोग एग्जाम देते हैं लेकिन आप 600-700 की लिस्ट में आना चाहते हैं। थोड़ा तो एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही पड़ेगा, और इतना एफर्ट तो करना बनता ही है जब आप देश की सर्वोच्च सेवा प्राप्त करना चाहते हैं। फिर आप ये रिसोर्स फॉलो कर सकते हैं। चलिए, एंशियंट हिस्ट्री के लिए आप आर एस शर्मा की बुक फॉलो कर लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए बुलेट फॉर्म में। मेडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा की बुक फॉलो कर लीजिए। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप 3 रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं। पहला, स्पेक्ट्रम, स्नेहिल त्रिपाठी सर की बुक है, आप वो फॉलो कर सकते हैं। और तीसरी जो है विपिन चंद्रा जी की बुक है, आप वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको स्पेक्ट्रम के अलावा स्नेहिल सर और विपिन चंद्रा की बुक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप मेंस के लिए इन रिसोर्सेज को जरूर फॉलो करें। इससे आपकी हिस्ट्री की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। और आपको याद रखना है, अगर आप चाहें तो हिस्ट्री की मैप की बुक भी ले सकते हैं, जिससे आपको हिस्ट्री समझने में काफ़ी हेल्प होगी। फिर हमारा जो तीसरा सेक्शन होगा इंडियन सोसाइटी का। इंडियन सोसाइटी बहुत ही डायनामिक है, करंट रिलेवेंट है। तो आप स्टैटिक पोर्शन मेरे नोट्स से देख सकते हैं, आपको टेलीग्राम पर मिल भी जाएगा, मेरे नोट्स मिल जाएंगे। अनअकैडमी प्लस पर भी आप मेरी क्लासेस देख सकते हैं। अगर आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना है तो हमारा रेफरल कोड है लाइफ10, इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। ये पूरा जीएस पेपर 1 आपका तैयार हो गया। और जब आप इन सेक्शन को तैयार करेंगे तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इन दोनों को प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। प्री और मेंस की तैयारी अलग अलग होती नहीं है, पहली बात मैं बता दूं। यानी कि इन सबको क्या करना है, एक ही साथ तैयार करते हुए चलना है। प्री के लिए यानी कि फैक्ट और अंडरस्टैंडिंग, और मेंस के लिए एनालिसिस पावर। इससे हो जाएगी आपकी कंप्लीट तैयारी। ये मैंने जीएस पेपर 1 को कैसे तैयार करना है वो मैंने बता दिया। अब हम लोग आते हैं जीएस पेपर 2 पर। जीएस पेपर 2 में कौन कौन से सेक्शन है पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे। जीएस पेपर 1 में पहला आ जाता है संविधान, संविधान वाला सेक्शन आ जाता है। चलिए भाई,
फिर दूसरा हम देखेंगे गवर्नेंस का, तीसरा सोशल जस्टिस का हो जाएगा, और चौथा हमारा हो जाएगा आईआर का, इंटरनेशनल रिलेशंस का। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अगर आप इस पूरे सेक्शन को कंप्लीट करना चाहेंगे तो 1 से 2 महीने जो है, 2 महीने में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए मैं रिसोर्सेज आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। Wait. अब हम लोग बात करेंगे भारतीय राज व्यवस्था की। भारतीय राज व्यवस्था में आपको एम लक्ष्मीकांत की किताब पढ़नी ही पढ़नी है। साथ ही साथ पॉलिटी की क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, 11th एनसीईआरटी। फिर इसी के साथ एक और चीज ऐड कर लीजिएगा, बेयर एक्ट, है ना। और बेयर एक्ट बाइलिंगुअल ले लीजिएगा ताकि आपको जो है कोई टर्म हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंग्लिश में भी हेल्प कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगी, आपकी तैयारी हो जाएगी अगर आप इंडियन पॉलिटी की तैयारी करना चाहते हैं तो। फिर दूसरा जो हमारा गवर्नेंस वाला सेक्शन है, गवर्नेंस में मेरे नोट्स फॉलो कर सकते हैं, और एक एम लक्ष्मीकांत सर की बुक आती है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स आते हैं, उनमें से आप जिन पर भरोसा करते हैं आप किसी एक रिसोर्स को पकड़ लीजिए और उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। गवर्नेंस में करेंट अफेयर्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तीसरा सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस जिनका ऑप्शनल सोशोलॉजी है, मैं सोशोलॉजी ऑप्शनल वैसे पढ़ाता भी हूँ, तो सोशल जस्टिस उनके लिए इजी हो जाएगा। और आप मेरे बस नोट्स देख लीजिए, बुलेट फॉर्म में, सिनॉप्सिस फॉर्म में है, वो आपको मिल भी जाएंगे, आप चाहेंगे तो प्लस से डाउनलोड कर लीजिएगा। आईआर के लिए आप वीपी दत्त या पुष्पेश पंत या किसी की भी बुक फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फॉलो किसी एक बुक को करिए ताकि आपका ये सेक्शन तैयार हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो सेक्शन है ये करंट अफेयर्स से रिलेट करता है। ये तीनों ही सेक्शन, चाहे वो गवर्नेंस हो, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, चाहे आईआर, इन सभी में करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो आप इनको बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स पर ध्यान दीजिए। विजन का कंपाइलेशन भी आता है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी रिसोर्स आपको फॉलो करना है, कोई एक रिसोर्स फॉलो कर लीजिए, और ये जो रिसोर्सेज स्क्रीन पर शो कर रहे हैं इससे भी आपका काम चल जाएगा। अब हम लोग आते हैं जीएस पेपर थर्ड के ऊपर। जीएस थर्ड में टेक्नोलॉजी यानी साइंस एंड टेक, आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि इंडियन इकोनॉमी, तीसरा डाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंट, फिर चौथा हो जाएगा सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। यानी कि इन सेक्शन को आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए इनके लिए रिसोर्सेज देख सकते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला जो रिसोर्स होगा वो इंडियन इकोनॉमी के लिए होगा, आर्थिक विकास के लिए। आपने सिलेबस में देखा है कि आर्थिक विकास शब्द की बात कही गई है। अब आर्थिक विकास यानी इकोनॉमी एक ऐसा सेक्शन है जिसमें प्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो मेंस में मिनिमम 125 और मैक्सिमम 150 मार्क्स तक पूछा गया है इस सेक्शन से। अगर हम एवरेज निकालेंगे तो लगभग 135 मार्क्स बोल सकते हैं 250 में से। तो समझ जाइए इसका कितना वेटेज है और इसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। अभी हमारा अनअकैडमी प्लस पर इकोनॉमिक्स का कोर्स शुरू ही हुआ है, तो आप लोग उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत पॉपुलर कोर्स हो गया है। चलिए, तो आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो संजीव वर्मा की बुक या फिर रमेश सिंह की बुक किसी एक को फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक बुक को फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उसमें जो इकोनॉमी वाला पेज होता है आप उसे डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। फिर इसमें आर्थिक सर्वेक्षण और इकोनॉमिक सर्वे और बजट आपको देखना ही देखना है। और समाचार पत्रों में जो नई टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, अगर आप उन्हें देखेंगे तो वो भी आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। फिर हम आएंगे पर्यावरण और
जैव विविधता। हिंदी माध्यम के लिए आप देखेंगे कि दृष्टि पब्लिकेशन और एक मैग्रा हिल की बुक है रवि पी अग्रेरी की, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। परीक्षावाड़ी है, वो भी बुक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इन तीन में से किसी एक बुक को आप फॉलो कर लीजिए, आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। साइंस एंड टेक आप देखेंगे कि कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनको आप नेट से पढ़ लीजिए, जैसे जैव प्रौद्योगिकी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, इस सिलेबस में है। और बाकी आप करंट अफेयर्स पर भरोसा कर लेंगे तो करंट अफेयर्स से ही आपका काम हो जाएगा। फिर जो हमारा ये आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा है, अशोक कुमार सिंह की बुक आती है मैग्रा हिल पब्लिकेशन की, आप अगर ये देख लेंगे तो इससे आपकी तैयारी हो जाएगी इस सेक्शन की। तो ये देख रहे हैं जीएस थर्ड में हमने लिमिटेड रिसोर्सेज रखे हुए हैं। अब हम लोग आते हैं जीएस पेपर 4, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। सिविल सर्विसेज की अगर फाइनल लिस्ट में आपको अपना नाम बनाना है तो आप एथिक्स, एसे और ऑप्शनल अपना मजबूत कर लीजिए, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप फाइनल लिस्ट में अपना नाम जरूर बना लेंगे। जीएस पेपर 4 को एथिक्स वाला सेक्शन बोलते हैं और इसमें दो ही सेक्शन होते हैं, एक होता है थ्योरी वाला सेक्शन और एक होता है केस स्टडी वाला। दोनों को 125 मार्क्स से डिवाइड कर दिया गया है। अब 125 मार्क्स यानी कि ये जो जीएस वाला सेक्शन है, ये थ्योरी वाला सेक्शन, इस थ्योरी वाले सेक्शन के लिए जो है आपको सुब्बाराव या लेक्सिकन, इन दोनों में से किसी एक बुक को फॉलो कर लेना है। सुब्बाराव वाली बुक में जो है आपको केस स्टडी भी बहुत अच्छे से मिल जाएगी, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और लेक्सिकन, इन दोनों में से किसी एक बुक को फॉलो करें। किसी को लगता है कि हमारा थ्योरी सेक्शन बहुत इनकम्प्लीट है तो आप जो है दोनों को पढ़ लीजिए, अपने हिसाब से वीक सेक्शन के हिसाब से इसको देख लीजिए। केस स्टडी के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, वर्तमान में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसके आधार पर खुद से केस स्टडी बनाइए कि अगर हम इस सिचुएशन में होते, इस जिले में अगर ऐसी घटना घटित हो जाए तो हम क्या करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि अभी गुजरात में एक महिला को जो है पीट पीट कर मार दिया गया, क्योंकि वहाँ के लोगों को लगा कि उसके ऊपर प्रेत आत्मा आ गई है, इसलिए उसको पीट पीट के मार दिया। और अगर आप इस राज्य के डीएम होते तो ऐसी स्थिति में कैसे कार्यभार संभालते, कैसे मैनेज करते इस सिचुएशन को, और किसके ऊपर किस तरीके का एक्शन लेते। तो ये केस स्टडी का पार्ट हो गया जो आप करंट अफेयर से ही अपने अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। ये तो हो गया जीएस पेपर 1 2 3 4 का अप्रोच। अब हम लोग आते हैं करंट अफेयर्स की बात करते हैं ना, कि करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कैसे करें, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। न्यूज़पेपर आप कोई एक ही फॉलो करिए, और वो हो सकता है आपका नेशनल एडिशन, है ना, राष्ट्रीय संस्करण ही आपको फॉलो करना है, नेशनल एडिशन ही फॉलो करना है। ठीक है, जैसे आप जनसत्ता फॉलो कर सकते हैं, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, इन दोनों का राष्ट्रीय संस्करण ही फॉलो करना है। अब कुछ लोग दोनों माध्यम में बहुत अच्छे होते हैं और आपको इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई करना है तो आप इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू में से कोई एक पेपर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप किस में कंफर्टेबल है। बस द हिंदू पेपर ऐसा मत ले आइए कि घर में मम्मी पापा को सजा दिखाने के लिए कि बच्चा तो हमारा इंग्लिश पढ़ रहा है, होनहार हो गया, नहीं ऐसा मत करिएगा। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालनी है। अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी तभी आप कॉम्प्रिहेंशन और केस स्टडी वाला सेक्शन अच्छा से कर पाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी इस जर्नी में। जो छात्र आंसर राइटिंग नहीं करते हैं धीरे धीरे हैबिट बनाएं और 6 महीने कंसिस्टेंसी के साथ आंसर राइटिंग करें। और अगर कंसिस्टेंसी से आंसर राइटिंग करेंगे तो 6 महीने में आप 3 घंटे लिखने के लिए हैबिचुअल हो जाएंगे। और एक और चीज, आपको एक दिन में 6 घंटे पेपर लिखने होते हैं, 9 से 12 और 2 से 5। तो क्या आप अचानक से इतने घंटे लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे? नहीं ना। तो इसकी प्रैक्टिस लगातार आपको करनी ही होगी, तब जाकर ये जर्नी कंप्लीट हो पाएगी। चलिए
अब हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पर जो आपको काफी हेल्प करेगा। सिलेबस की क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में बताऊंगा। सिलेबस को मैं डिफाइन करूंगा हर एक पेपर को, जीएस 1 2 3 4 5। और टेलीग्राम में जो है ना आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, सिलेबस का नोट्स भी मिल जाएगा, कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये सिलेबस की चर्चा आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। बुक लिस्ट मैंने आपको बता दी। न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना ये भी एक लेक्चर में मैं बता दूंगा। किसी दिन पूरा न्यूज़पेपर ले लूंगा, उसको मैं डिफाइन कर दूंगा कैसे आपको पढ़ना है। हाउ टू बैलेंस ऑप्शनल एंड जीएस, सबसे बड़ा चैलेंज ये है। अभी आप क्या कर रहे हैं, प्री और मेंस दोनों की तैयारी कर रहे हैं, और ये ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर ऑप्शनल और जीएस दोनों को बेहतर कमांड देंगे। तो आप ये मान के चलिए कि 30 to 35% जो है टाइम आपको ऑप्शनल का देना है, जो आपकी डेली रूटीन है, और 60 to 65% आपको किसके लिए देना है, जीएस के लिए। 6 महीने में अगर आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो जाएगा तो आपका बोझ खत्म हो जाएगा मेंस का। अब सिर्फ आपको प्री के लिए ही पढ़ना होगा। एथिक्स पेपर का क्या अप्रोच होगा मैं आगे चल के आने वाले लेक्चर में बताऊंगा, जीएस 4 का जब मैं सिलेबस डिस्कशन कर रहा हूँ। और किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए अभी मैं बता भी देता हूँ। एशिया पेपर, इसके इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसमें हाईएस्ट स्कोर करेंगे तभी जाकर आपका फुल फाइनल लिस्ट में नाम आ पाएगा। इसके लिए हम एक स्पेसिफिक लेक्चर देंगे जिससे हम आपको बताएंगे कि एशिया की प्रिपरेशन कैसे करें। हाउ टू मेक नोट्स। नोट्स जो है ना आपको दो तरीके से बनाने होते हैं। पहला, जिन चीज़ों को आप भूल सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो चीज़ें जिन्हें आप भूल सकते हैं वो आपके नोट्स का पार्ट होंगी। दूसरा, वो जो सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा, वो उस टॉपिक की डिमांड और आपके यूपीएससी के सिलेबस के आधार पर आपको पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि सिर्फ आप जो है दो आधार पर, पहला जिनको भूल सकते हैं और दूसरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कीवर्ड। ठीक है। कुछ लोगों की आदत होती है नोट्स पूरा जो है ग्रंथ की तरह लिख रहे हैं, पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं, आपको सिनॉप्सिस फॉर्म में यानी कि बुलेट फॉर्म में नोट्स बनाने हैं। अगर बुलेट फॉर्म में नोट्स बनाएंगे तो क्या होगा, आप पूरे कंटेंट को रिकॉल कर सकते हैं बुलेट पॉइंट के थ्रू। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आपको बुलेट पॉइंट के थ्रू ही जो है ना पूरे लेक्चर को या पूरे सब पॉइंट्स को रिकॉल करने की कोशिश करनी है। चलिए अब हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपका सही अप्रोच क्या होना चाहिए पढ़ने का, ताकि आप सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझ सकें और इंटरकनेक्ट कर सकें। मैं सबसे पहले रिकमेंड करता हूं एथिक्स के पेपर को। अगर आप एथिक्स सबसे पहले शुरू करेंगे तो क्या फायदा होगा, एथिक्स पढ़ने से आपको ये फायदा होगा कि कौन सा सब्जेक्ट, नहीं सॉरी, सिविल सेवा के लिए यानी कि सिविल सेवक बनने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, ये आपको इस पेपर से पता चलेगा। जो सफल सिविल सेवक रहे हैं, महान प्रशासक रहे हैं, उन्होंने किन गुणों को अपनाया है, चाहे वो सत्यनिष्ठा हो, चाहे वो ईमानदारी हो, इन सारी चीज़ों की क्या वैल्यू होती है, अनुशासन। सोचिए कि अगर आपकी लाइफ में अभी से डिसिप्लिन आ जाए तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। और ये सारी चीजें कहाँ से पता चलेंगी, एथिक्स यानी कि जीएस पेपर 4 से पता चलेंगी। फिर आप जो है ज्योग्राफी को अपना सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि एथिक्स भी पढ़ रहे हैं और पैरेलल में ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं। ऐसा कर सकते हैं जब आपके पास समय कम हो, ऐसा लग रहा हो तब। तो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी क्यों, क्योंकि ये सारे विषयों की जननी है। सारे विवाद भूमि की वजह से ही होते हैं। भूमि की वजह से ही आप देखेंगे कि इतिहास बन गया, और इतिहास की वजह से ही हमें कानून बनाना पड़ा, यानी कि पॉलिटी आ गया, और इसी कानून व्यवस्था की वजह से अर्थव्यवस्था का निर्माण पड़ गया, यानी कि इकोनॉमी। यानी कि ये सारे सब्जेक्ट इंटरकनेक्टेड हैं।
और आपको इसी फॉर्मूले से इस जर्नी को तय करना है। फिर ज्योग्राफी पढ़ने के बाद ही आपको इन्वायरमेंट पढ़ना है, और इन्वायरमेंट के बाद ही साइंस एंड टेक पढ़ना है। यानी कि ये सभी क्या होंगे, इंटरकनेक्टेड रहेंगे। और जब तक ये इंटरकनेक्टेड होके नहीं पढ़ेंगे, आपकी तैयारी में समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा और उसका रिजल्ट भी कम होगा, एक्यूरेसी भी कम होगी और आपकी समझ भी कम होगी। तो ये आपको सब्जेक्ट पढ़ने का पैटर्न जो है वो फॉलो करना होगा, और इसी माध्यम से आप अपनी पूरी जर्नी को कंप्लीट करेंगे। डेली एक लेक्चर आएगा, कोई ना कोई एक लेक्चर डेली आएगा, जिससे आप जो है ना कंटिन्यूटी बना पाएंगे। अगर कोई भी पॉइंट हमसे छूट गया है, सबसे एक और महत्वपूर्ण बात, कोई कह रहा हो कि सर ऐसे कब से लिखना चाहिए, जब तक आप 200 150 या 250 वर्ड के 10-20 आंसर्स ना लिख लें, तब तक ऐसे राइटिंग मत करिए। क्योंकि ऐसे कितने वर्ड में लिखना होता है, 1000 से 1200 शब्दों के बीच में। तो पहले आप 150 से 250 शब्दों का आंसर लिखना शुरू करिए, देन ऐसे लिखना प्रारंभ करिए। और ऐसे के लिए आपको विषय की अंडरस्टैंडिंग, कंटेम्प्रेरी इश्यूज पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, सोशल इश्यूज पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप इसका आंसर लिख पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये स्ट्रेटजी वाला सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। आप इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, इतनी रिसोर्सेज को फॉलो करिए। साइंटिफिक अप्रोच, स्मार्ट स्टडी, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, प्रैक्टिस, ये आपके जीवन में होने चाहिए। और जो फॉर्मूला बताया है RWR, अगर आपने उसको अपने जीवन में अपना लिया तो आपका कोई भी एग्जाम जो है ना गड़बड़ नहीं होगा, आप उसमें सफलता अर्जित करेंगे ही करेंगे। क्योंकि सफलता का राज बस इतना ही है कि आप खूब प्रैक्टिस करिए। सचिन तेंदुलकर इतने महान क्रिकेटर क्यों बने? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की। और आपको अपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन सब की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। और आपका मीडियम कुछ भी हो, प्रशासक बनने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। आपकी सक्सेस में अगर सबसे बड़ी कोई बाधा है तो वो आप खुद ही हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपने ये बात ठान ली कि हमें अपने बीते हुए दिन से अपने आप को बेहतर बनाना है, तो आपको एक अच्छा इंसान, एक अच्छा प्रशासक और एक अच्छा व्यक्ति बनने से कोई भी रोक नहीं सकता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।